जब तक सच बाहर निकलने के लिए चप्पल पहनता है तब तक झूठ दुनिया के 4 चक्कर लगा के आ जाता है। तो हमारे सामाजिक संगठनों ने, मैं उसमें खुद की आलोचना कर रहा हूँ, इस बात को नहीं समझा कि सांप्रदायिकता कोई मामूली मुद्दा नहीं है। सांप्रदायिकता का जो सवाल है आपकी वो जड़ों को काट देता है जिस पे सामाजिक संगठन खड़े रहकर सामाजिक बदलाव के लिए काम कर सकते हैं। वह लोग केवल आज एमएल मूवमेंट को याद करते हैं, पर आपको बता दूं कि स्वतंत्र मार्क्सवादी विचार वाले उसमें बहुत ग्रुप्स, 10 लोग 12 लोग एक एक ग्रुप बना के काम करते थे। मेरा जन्म हुआ था पंजाब में झंग ज़िले में, जो अभी पाकिस्तान में है। तो मेरे दादाजी और पूरे परिवार 1947 में नागपुर में आए और नागपुर में ही मैं पला बढ़ा। और मुझे जो हमारा स्टडी रूम था वो सड़क पे था, दादाजी की दुकान जहाँ थी, तो उसके कारण पूरा समाज दिखता था। धार्मिक कार्यक्रम आ रहे हैं, जा रहे हैं, गणपति है, ताज़िया है, मुहर्रम है, वो सब दिखता था। और ऊपर से मेरे जो चाचा जी थे वो हिंदी में विशारद कर रहे थे और वो मुझे प्रेरित करते थे कि आप अखबार पढ़ो। तो ये 2 चीज़ें, और तीसरा हमारे आसपास जहाँ घर था तो बस्ती वो काफ़ी गरीब लोगों की थी। तो तीनों का ऐसा मिलाप हुआ कि मुझे 12-13 साल की उम्र से लगने लग गया कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, और ये भावना बाद में मजबूत होती गई। तो स्कूल में ठीक ठाक था, नागपुर मेडिकल कॉलेज में एमडी तक किया। तो एमडी के दौरान ही मुझे लगा कि भाई समाज की जो समस्याएं हैं उसके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। तो तुरंत एमडी होने के बाद मैंने, जो उस समय प्रवाह चल रहे थे बहुत सारे मार्क्सवादी प्रवाह, एमएल मूवमेंट चल रहा था, और मार्क्सवादियों के बहुत सारे ग्रुप हैं। लोग केवल आज एमएल मूवमेंट को याद करते हैं, पर आपको बता दूं कि स्वतंत्र मार्क्सवादी विचार वाले उसमें बहुत ग्रुप्स, 10 लोग 12 लोग एक एक ग्रुप बना के काम करते थे। तो उनके भी संपर्क में आया। तो मैंने कहा मैं इस बात में जल्दबाजी नहीं करता कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करना है, कौन सा नहीं करना, पर कौन सा काम करना है वो मैंने तय कर लिया कि मैं काम करूंगा मज़दूरों के अधिकारों के लिए। उस समय तो आप जानते होंगे वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम आ रहा था, फैक्ट्रियों में मज़दूरों को वेतन बहुत कम था। तो उस से मैंने फिर एमडी करते करते मुझे लेक्चरर की नौकरी मिली। लेक्चरर की नौकरी मैंने 2 साल किया, और उससे रिज़ाइन करके मैं पूरा टाइम फिर ट्रेड यूनियन के काम में लग गया। ट्रेड यूनियन के काम में लग गया तो कई लोगों से दोस्ती हुई। बम्बई में एक बड़े पत्रकार थे प्रफुल्ल बिड़वई, अच्छे दोस्त थे, और दूसरे जायरस बाना जी, ये सब हमारा ग्रुप था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई ट्रेड यूनियन के काम में मज़दूरों से बात करना पड़ता है, आपकी हिंदी ठीक ठाक है तो आप बम्बई में आ जाओ, ज़्यादा काम रहेगा। तो मैं बम्बई शिफ्ट हो गया। बम्बई शिफ्ट हुआ तब तक तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। ये पूरा टाइम में या तो पढ़ने का या फिर ये गतिविधियों में हिस्सा लेने का। इसी दौरान जब मैं एक काम में था तो मेरी दोस्ती हुई स्मिता से, जो अभी मेरी पत्नी है। तो हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया, और बम्बई में जब हम आए तब बच्चा होने वाला था। तो खर्चे का क्या होगा, तब तक तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, उससे आधार पे मैं जीता था। फिर एक पार्ट टाइम जॉब लिया। फिर मैंने कहा नौकरी तो करनी पड़ेगी। तो बाई चांस आईआईटी में मुझे आईआईटी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई मेडिकल ऑफिसर की। पर उसमें अच्छी बात ये थी कि 6-7 घंटे काम रहता था, बाकी 4-5 घंटे मिलते थे जिसमें मैं अपना समांतर अध्ययन, पैरेलल स्टडीज़, और अपने ग्रुप के साथ संबंध रखना, मज़दूरों के यहाँ जाना, वो सब करता था। अब ये करते करते मुझे बाद में यहाँ आईआईटी में ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चालू हुआ, और वो भी देख रहे थे कोई एक डॉक्टर जो मेडिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ा सके और रिसर्च में मेडिकल साइड से कंट्रीब्यूट कर सके। तो फिर वो मुझे फैकल्टी करके, प्रोफेसर करके मैं बायोमेडिकल में गया। पर इस समय भी मैं क्या करता था, खाली टाइम जो रहता था, वैकेशंस रहती थी, वीकेंड्स रहते थे, और ये सब छुट्टियों का मैं इस्तेमाल करके
अपना जो समांतर काम था उसको करता रहता था। अब ये काम करते करते उन दिनों क्या हुआ था, बम्बई में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, तो मज़दूर उनकी नौकरियां जा रही थी, तो काफ़ी इसके बारे में परेशान रहते थे। तो उनके साथ कुछ काम करने की कोशिश की, और उसी कोशिश में मैं था कि हो गया 6 दिसंबर 1992। अब 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उस रात को मैंने सोचा कि अभी तक हम जो सोचते थे कि सांप्रदायिकता का सवाल सतही सवाल है, सुपरफिशियल सवाल है, ये विकास के साथ उड़ जाएगा, तो उस दिन लगा ये उड़ने वाला नहीं है। और एक बात दिमाग में आई कि इस जो राजनीति का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना नहीं है, तो ये पुराने ऊंच नीच के मूल्यों को लाना चाहते हैं, दलितों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, आदिवासियों को एक नीचे हाशिए पर ले जाना चाहते हैं, मेरे दिमाग में आया। और तब से मैंने फिर इस बारे में काम करने की शुरुआत की। काम करने की शुरुआत दो प्रकार की थी। एक तो यहाँ जो सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ पीस मार्चेस होते थे, धरना होता था, उनमें मैं बैठता था। नौकरी के साथ साथ ही सब ये चल रहा था। और दूसरा, मैंने जो फ्री टाइम था उसमें पूरा एक अध्ययन चालू किया। अध्ययन की दो ग्राउंड से, एक तो भाई जो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतने पूर्वाग्रह फैलाए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। उसके लिए मैंने इतिहास को खंगालना चालू किया, और इतिहास में जो काफ़ी अच्छे नाम हैं, रोमिला थॉपर, इरफान हबीब, हरवंश मुखिया, आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्र, उनकी रचनाओं को मैंने फोकस तरीके से पढ़ा। पार्टीशन क्यों हुआ, गांधी का क्यों रोल था, गांधी का मर्डर क्यों हुआ, और मुसलमानों ने जो कहते हैं कि मंदिर तोड़े, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, ये मैं गहराई से नोट्स लेकर, अंडरलाइनिंग करके, मैंने वो शाम के समय इंस्टीट्यूट का काम हो जाता था तो शाम को मैं यही पढ़ता करता था। साथ ही साथ ये जो धर्मनिरपेक्षता का आंदोलन है उससे भी जुड़ने लग गया। तो इसमें फिर जीवन में एक बड़ा एसोसिएशन हुआ असगर अली इंजीनियर के साथ। वो हैं तो इंजीनियर, पर वो भी पिछले, मैं जब 92 में इसमें सोचा तब तक उन्होंने इस पे बहुत काम किया हुआ था। इस्लाम के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। तो उनसे दोस्ती हो गई, उनके काम का पैटर्न देखा, उनके ऑफिस में उन्होंने ऑफिस खड़ा किया था, उसके बाद उन्होंने एक NGO बनाया, सेंटर बनाया, उसमें मेरे को भी, मैं उसमें सेक्रेटरी हो गया। तो अभी दो प्रकार के काम चालू हो गए, एक तो अध्ययन, और दूसरा लोग इस मुद्दे को समझना चाहते थे। कॉलेज के टीचर्स हैं, NGOs हैं, और बाकी जो लोग समाज को बदलना चाहते हैं ऐसे लोग हैं। तो इनके बीच में लेक्चर्स, कार्यशालाएं ये बढ़ने लग गई। और मैंने तब तक जो भी मुझे आता था उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना, वो मैंने तरीका विकसित करने की कोशिश की। और तो इसके कारण क्या हुआ कि मुझे काफ़ी सारे इनविटेशंस, निमंत्रण आने लग गए। आप यहाँ आइए, इस विषय पे बोलिए, वहाँ आइए, उस विषय पे बोलिए। तो ख़ास तौर से 2002 में जब गुजरात का कत्लेआम हुआ, उसके बाद ये और बढ़ गया। मैं इसी बीच अध्ययन करता था सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, सांप्रदायिक दंगों पे जो रिपोर्ट्स आई थी उनका अध्ययन करता था, और सांप्रदायिक राजनीति का भी अध्ययन करता था किताबों के, अच्छी किताबों के आधार पे। तो यहाँ मैंने भी एक किताब लिखी, छोटी सी किताब थी, कि जिसमें चित्र भी हों, कार्टून्स चित्र हों, और सरल टेक्स्ट में ये राजनीति का उद्देश्य क्या है वो समझाया जाए। तो वो किताब को मुझे करीब 4-5 साल लगे लिखने में, बनाने में। बाद में कार्टूनिस्ट दोस्त मिल गया, तो वो हमने मिलकर एक पूरी सीरीज़ बनाई। सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, 2 आतंकवाद क्या है, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कैसे है, स्त्रियों के लिए बराबरी का संघर्ष क्या है, ये एक पूरी हमने सीरीज़ बनाई। अब इसी के साथ साथ ये मैंने सोचा कि अब काम बहुत हो रहा है ये, और मुझे इसमें अंदर से एक बहुत गहरा लगाव था। तो मैंने सोचा कि अभी IIT की नौकरी में तो रिटायरमेंट होने में कुछ साल बाकी हैं,
पर मैं आर्थिक रूप से डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहता था। तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पूछा, भाई अगर मैं अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट लूँ तो कितना पेंशन मिलेगा। उन्होंने एक आंकड़ा बताया। मैंने कहा अरे ये तो ठीक है, मेरे जीवन के लिए ठीक है। पत्नी मेरी डॉक्टर है, वो भी कमाती है, तो ये घर भी ले चुके थे हम तब। मैंने कहा इतने में काम चल जाएगा। तो मैंने फिर 1 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहाँ पीछे का एक फ्लैट है, वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी बनाई। तो लाइब्रेरी पहले लगता था सांप्रदायिकता तो एक छोटा सा मामला है, फिर उसके अलग अलग भाग दिखने लग गए। सांप्रदायिकता और मुसलमान सांप्रदायिकता और दलित सांप्रदायिकता और स्त्रियाँ सांप्रदायिकता और आदिवासी। फिर इसी बीच 9/11 हो गया, आतंकवाद, उसको फिर स्टडी करना चालू कर दिया। तो ये सब चीज़ें मिलती गई। और इस दौरान फिर मेरे जो ख़ास तौर से मेरा ज़ोर रहा, एक तो मैं पाक्षिक पहले लिखता था, 15 दिन में एक बार एक आर्टिकल लिखता था। बड़े पेपर्स तो छापते नहीं थे, तो मैं उस समय तक ईमेल काफ़ी डेवलप हो गया था, तो उसके माध्यम से मैं उसको सर्कुलेट कर देता था जो भी हमारे संपर्क थे। उसी के बाद मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई थी pluralindia.com। और तभी फिर मुझे आइडिया आई कि ये जो वीडियो है ये आने वाले समय में ज़्यादा असरदार रहेंगे। तो ये आइडिया मुझे आई तो मैंने इस पे काम करना चालू किया। बहुत सारे वीडियोस बनाए। पहले तो मैं जानता भी नहीं था कि चैनल वगैरह क्या होता है। मैं इसमें ऐसे बना के अपने इस पे अपलोड कर देता था, तो उससे चैनल डेवलप होना चालू हो गया मेरे नाम पे ही। वेबसाइट इधर से आ गई, इधर से आर्टिकल्स की जो लिस्ट थी डॉक्टर इंजीनियर की, वो लिस्ट पे मैं डालने लग गया। और उसके बाद मेरे जो संपर्क आते रहते थे वो भी लिस्ट बन गई। तो करीब 600-700 लोग, 800 लोगों तक ये बात पहुंचती रही। तो इसके दौरान संघर्ष ऐसा था कि बहुत सारा ट्रैवलिंग के कारण घर में मैं ज़्यादा वक्त दे नहीं पा रहा था, तो वो एक समस्या थी। पर ठीक है, पर काम और ये, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी जो दोस्ती हुई थी वो सामाजिक काम के आधार पे हुई थी, तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और मैं अपने काम में लगातार लगा रहा। फिर रिटायरमेंट जब मैंने लिया तो फिर कई लोगों ने वार्निंग दिया कि भाई रिटायरमेंट हो गए क्या करोगे तुम, खाली रहोगे, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैंने कहा मेरे दिमाग में तो ऑलरेडी बहुत शैतान भरे पड़े हैं, इससे ज़्यादा शैतान क्या आएंगे। तो मैं रिटायरमेंट लेके दिन भर यहाँ फिर ऑफिस में। और काम की कमी नहीं थी, ऐसा मतलब एक तो आप पहले खबरों को समझो, उनके पीछे का मर्म जानो, उसके आधार पे लिखो और बाकी दोस्तों से संपर्क करो। फिर बहुत सारी छोटी छोटी पत्रिकाओं से ये भी आता था कि आप ये आर्टिकल लिख के दो। मैं सबको कोशिश करता था उनमें लिखूं, तो काफ़ी बिज़ी रहता था। इसी बीच मुझे बहुत सारी हेट मेल आना चालू हो गई, खासकर तब जब वो कराची का पेपर डॉन है, डॉन वालों ने मुझे थोड़ा प्रकाशित करना चालू किया 4-6 महीने के लिए। तो डॉन में जब मेरे लेख आने लग गए तो मेरे खिलाफ जो हेट मेल थी वो पहले से बढ़ गई। खैर फिर डॉन वालों ने मेरा छापना ही बंद कर दिया, तो मैंने अपना यहीं से कॉलम किया और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिर में मैंने सोचा मैं खुद के आर्टिकल लिख के खुद ही पब्लिश कर दूंगा। पर इसी बीच क्या हुआ, कुछ पोर्टल्स आ गए नए, द वायर, न्यूज़ क्लिक। तो न्यूज़ क्लिक में मेरे आर्टिकल उन्होंने रेगुलर अपलोड करना चालू कर दिया, तो वो एक अच्छी बात थी। इधर फिर सबरंग इंडिया, तीसरा से तलवार, जावेद आनंद का, वो भी छापने लग गए, तो थोड़ा पहुंच बढ़ने लग गई। तो इस प्रकार से काम होता रहा। तो पर ये ऐसा बिखरा बिखरा काम था। बिखरे बिखरे काम में जैसे कार्यशालाएं 2 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की कार्यशालाएं जगह जगह होती थी। कमज़ोरी क्या रह गई कि कार्यशालाओं में जो प्रॉमिसिंग, जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल था, ऐसे कार्यकर्ताओं को विकसित नहीं किया। तो ऐसे बीज डाला, फेंक दिया। उसमें से कई लोगों ने बहुत कुछ उससे आगे जाके काम किए, पर एक संगठित रूप से कुछ उभरा नहीं। उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी है, उसकी अपनी मजबूती भी है और कमज़ोरी भी है। स्ट्रेंथ ये है कि लोग जो उसमें गहरे जाते हैं वो खुद होके सोच के
अपने तरीके से अलग अलग काम करते हैं। और कमज़ोरी ये है कि कोई ऐसा संगठन नहीं बनता जो समय पे काम करे। पर जब तक ये रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। तो अभी जैसे लग रहा है पिछले 5 साल से कि कोई ऐसा संगठन बन जाता था तो अच्छा था, पर अभी तो वो करने की मैं हैसियत में नहीं हूँ, उम्र के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से। आप भारत के ग्रामीण परिदृश्य में सांप्रदायिकता को किस रूप में देखते हैं? देखिए, सांप्रदायिक मुद्दे पहले ऐसा था कि गांव में उनका प्रभाव कम था। शुरू में कई विचारक कहते थे कि सांप्रदायिकता ये केवल शहरी फिनोमिनन है, पर अभी वो ऐसा नहीं रहा है। धीरे धीरे ये गांव को भी ग्रिप कर रहा है। और जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जहाँ भी सांप्रदायिकता आती है वहाँ जातियों में विभाजन भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ। अभी जैसे आपने गुजरात में देखा होगा, शुरू में हिंदू मुस्लिम अलगाव हुआ। अभी मैं जाता हूँ गुजरात में तो बताते हैं कि ये जो बस्ती है ना, ये राजपूतों की है, ये जो बस्ती है ना, ये सोलंकी लोगों की है, ये जो बस्ती है ना, ये इनकी है। तो सांप्रदायिकता आई, उसके साथ जातिवाद और मजबूत हुआ, और उसके इस कारण ही लड़कियों पर लगने वाले बंधन, जैसे अभी अपने जो ये होते हैं क्या, वैलेंटाइन डे मत मनाओ, अपने दोस्त पुरुष दोस्त से बात मत करो, लव जिहाद के नाम पे ये कैंपेन को चलाकर एक्चुअली वास्तव में लड़कियों के, स्त्रियों के अधिकारों को कम करने की एक कोशिश की जा रही है, वो भी चल रही है। क्या बीते कुछ दशकों में सांप्रदायिकता के मायने बदले हैं? देखिए, बदलाव तो पिछले 30-40 साल में बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। कि पहले अगर आप कहें कि सांप्रदायिकता की समस्या 30% थी, 40% थी, तो अभी वो इसके नफ़रत के लेवल पे 80% तक, 90% तक पहुंच गई। क्योंकि जो प्रक्रिया, ये वैसे तो कहा जाए तो कैंसर का रूप में है, कैंसर का इलाज नहीं किया तो स्टेज 1 से 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, तो हम तो अभी 3 से 4 के बीच में खड़े हैं। 4th तो आखिरी होती है। कई लोगों ने, विदेशी ऑब्जर्वर्स ने कहा भी है कि जो जिनोसाइड की 10 पादान, जिनोसाइड की 10 पादान में से 8वें पादान पे हम पहुंच गए हैं। तो जैसे 1992 में भी थे, तो हम पहली या दूसरी पादान पे थे। खतरा तो महसूस किया कि भाई ये गलत दिशा है, पर वो पादान अभी आज देखता हूँ तो वो पहली और दूसरी पादान ही थी। और मज़े की बात यह है कि वास्तव में भारत में धर्म के नाम पे जो स्थल तोड़े गए वो बुद्ध विहार थे। धर्म के नाम पे जब पुष्यमित्र, शुंग, शशांक और इनकी ब्राह्मणवादी राजा, ब्राह्मणवादी इनका उदय हुआ तो सबसे बुद्ध विहार तोड़े गए। बाकी तो राजाओं ने, जो मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े संपत्ति के लिए, विरोधी राजा का अपमान करने के लिए। हिंदू राजाओं ने मंदिर तोड़े, राजा हर्षदेव जिसने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े, संपत्ति के लिए तोड़े। इनको जब तक हम जनता में सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करते, उनकी भाषा में नहीं जोड़ते, तब तक इस दिशा में आगे जाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो अभी ग्रेगरी स्टेंटन, इन्होंने युगांडा में वहाँ के जिनोसाइड का अध्ययन किया। युगांडा में आपको जैसे पता बहुत बड़ा जिनोसाइड हुआ था। उसके पहले युगांडा रेडियो प्रोपेगेंडा करता रहा, प्रोपेगेंडा पे रोक नहीं लाई गई और फिर जिनोसाइड हुआ। तो ग्रेगरी स्टेंटन कहते हैं कि जब जिनोसाइड हुआ तो स्टेज 10 था, और भारत में हम ऑलरेडी स्टेज 8 पर पहुंच गए हैं। ये भी उनका 4 साल पहले का अध्ययन है, तो अभी कहूँगा 8.2, 8.3 तक आ गया होगा। काफ़ी बदलाव है, काफ़ी बदलाव। वर्तमान में आप सामाजिक संगठनों की भूमिका को कैसे देखते हैं? तो हमारे सामाजिक संगठनों ने, मैं उसमें खुद की आलोचना कर रहा हूँ, इस बात को नहीं समझा कि सांप्रदायिकता कोई मामूली मुद्दा नहीं है। सांप्रदायिकता का जो सवाल है, आपकी वो जड़ों को काट देता है जिस पे सामाजिक संगठन खड़े रहकर सामाजिक बदलाव के लिए काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 10 साल से ज़्यादातर संगठन ये महसूस कर रहे हैं
ऐसा मुझे लगता है। तो अभी उनका रवैया थोड़ा अलग हो गया है। अभी वो सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाने में, बाकी चीज़ें करने में पहले से ज़्यादा मुखर हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा साथ में आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सामाजिक आंदोलनों में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, पर एक कमज़ोरी क्या है कि सब बिखरे बिखरे हैं। कि जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं यू कैन मार्च सेपरेटली बट स्ट्राइक टुगेदर। अलग अलग चलो पर एक साथ अपना अटैक करो, वो बात नहीं रहती। तो सभी संगठन अलग अलग काम करते हैं, तो उनके काम में जितनी गहराई और मजबूती आना चाहिए वो नहीं होते हैं। ये आज का एक मुख्य सवाल है। तो आज सामाजिक संगठन कर क्या सकते हैं? पहले तो एक होना चाहिए। मुझे याद है 1970-80 के दशक में जब मैं इस तरफ सामाजिक क्षेत्र में आ रहा था, तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स बहुत बन रहे थे। 10-12 लोग हैं, हमारा ये ग्रुप है, 10-12 लोग है, वो ग्रुप है। मैं आपसे इस बात पे असहमत हूँ तो मैं अलग ग्रुप बना रहा हूँ। अभी वक्त आ गया है कि सब संगठनों ने ये सोचने का कि आप और हम लोकतंत्र चाहते हैं, भारतीय संविधान चाहते हैं, तो इस आधार पे हमें साथ में आके काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके काम को मजबूत करूं, आप मेरे काम को मजबूत करो, और साथ ही साथ हम सांप्रदायिकता के खिलाफ जो संघर्ष है उसमें हम जुड़ जाएं, कंधे से कंधा मिला के काम करें। आज लोगों के बीच में जो एक नफ़रत का माहौल बन गया है, वो गलत धारणाओं के कारण बना है। वो गलत धारणाएं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कानाफूसी के माध्यम से, अभी तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से वो गलत धारणाएं समाज के हर क्षेत्र में घुस रही है। तो इसके बारे में सही चीज़ों को बताना, ये भी आज हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज जो चीज़ें लोगों तक पहुंचती हैं उसको बहुत असरदार तरीके से फिल्में भी आ गई उसी प्रकार का प्रोपेगेंडा करने के लिए। सोशल मीडिया भी वही प्रोपेगेंडा करता है। टेलीविज़न इतना बड़ा मीडिया है, करोड़ों लोग देखते, यही करता है। तो उसके जवाब में सही चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी सामाजिक संगठनों से एक अपील है, दरख्वास्त है कि आप अपने क्षेत्र में जिन लोगों के बीच में काम करते हो, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार ऐसी मीटिंग रखो जो केवल प्रबुद्धता, हमारी सोच को बदलने के लिए हो। बेहतरीन फिल्में हैं, बेहतरीन यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ये लोगों तक पहुंचाइए और उसके माध्यम से आप कोशिश कीजिए कि हम कैसे समाज की चेतना को बदल सकते हैं। क्योंकि सामाजिक चेतना ये समाज के बिहेवियर को, समाज के बर्ताव को बहुत रूप से तय करती है। अगर ये चेतना में नफ़रत है तो दंगे करवाना आसान है। दंगे आप करवा लेंगे तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। वो उसका मुकाबला सभी संगठनों ने मिलकर करना चाहिए, अलग अलग तरीके। हर एक का तरीका अलग हो सकता है। तो इस बात को अभी एक सिलसिलेवार तरीके से, मजबूत तरीके से लोगों तक ले जाने का काम हर एक संगठन ने करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी नफ़रत की दीवारें बहुत बड़ी मजबूत कर दी गई हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी है। कोई दूसरा गलत है या इतिहास में कुछ गलती हुई है तो हमको उसको दोहराना नहीं है। हमको तो समाज को बेहतर बनाने के लिए गलत चीज़ों से मुकाबला करना है। किसी मुसलमान राजा ने गलत काम किया, वो रास्ता हमको अवॉइड करना है। हिंदू राजा ने गलत काम किया, वो भी अवॉइड करना है। और आज अगर पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो गलत है, तो वहाँ उनके अधिकारों के लिए अगर हम आवाज़ उठा सकते हैं तो हमने उठाना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो यहाँ हम मुसलमानों पे अत्याचार करें। उनको भी हम डिफेंड करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं, और यहाँ भी अत्याचार ना करें। जो भारत की मिली-जुली सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म की परंपराएं हैं, उनके आधार पर लोगों को साथ मिलाना ज़रूरी है। दिवाली पे मुसलमान और क्रिश्चियन मेरे घर पे आ रहे हैं, क्रिसमस पे हम लोग क्रिश्चियंस के यहाँ जा रहे हैं, ईद पे हम लोग मुस्लिम के घर जा रहे हैं। और उनके त्यौहार का जो सामाजिक पहलू है, अब ये मेरी मान्यता है, त्यौहार के 2 पहलू होते हैं। एक धार्मिक मूल्य, धार्मिक रिचुअल्स, परंपराएं, और दूसरा सामाजिक मेल जोल। जो सामाजिक मेल जोल का मुद्दा है
वो बढ़ाने में, प्रमोट करने में, आगे ले जाने में कोशिश करना चाहिए। तीसरा है कि आज तीसरा ये मल्टी लेयर जिसको बोलते हैं, अलग अलग धरातल पे अलग अलग काम करने की ज़रूरत है। तीसरा जो सामाजिक संगठन है वो हमारे मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और चौथा है राजनीतिक, जो राजनीतिक पार्टी संविधान को ईमानदारी से चलाने का एक हमको सैंपल बताती है, उसको एक केवल संविधान को सिर पे लगाने से कुछ नहीं होता, उस पे माथा टेकने से कुछ नहीं होता। संविधान के मूल्यों को समाज में लागू करने के लिए जो बात करते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसी पार्टियों के गठबंधन को हम सपोर्ट करें। ये 4 लेयर्ड मेरा समझ है, जिससे कि आगे आने वाले समय में एक अच्छा समाज हम बना सकते हैं। समुदायों के बीच भरोसे की नींव को और मजबूत कैसे किया जा सकता है? कम्युनिटी के मुद्दे, कम्युनिटी की पहचान को साइड में रख के मेनली उनके मुद्दों के आधार पे आप आज ज़्यादा गाँव में जाके देखिए, झोपड़पट्टी बस्तियों में जाके देखिए, तो मुख्य मुद्दे तो यही हैं। नौकरी नहीं मिल रही, शिक्षा की व्यवस्था टूट रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था टूट गई है। तो ये मुद्दों को तो हर जगह लेना ज़रूरी है, और साथ में उनके साथ एक जो पहचान खुद की बनाना कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए हूँ। काम तो मुश्किल है, सरल नहीं है, पर करना तो यही पड़ेगा कि ये कम्युनिटीज़ के साथ एक गहरा जुड़ाव रख के, जैसा कई लोग उसमें एक्सपेरिमेंट करते भी हैं, पर एक ही है कि उनकी संख्या बहुत कम है, बिखरे हुए हैं, तो उस प्रकार से उस दिशा में वो नहीं जा पाते। विपरीत समय में भी समाज में चेतना और सद्भावना कायम रखने के लिए क्या किया जा सकता है? कि जहाँ मैं इतना ये एक अंधकारमय चित्र बता रहा हूँ, वहाँ एक दूसरा अच्छा चित्र ये है कि यहाँ के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, इतिहासकार हों, समाजशास्त्री हों, उन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन इस पे किया हुआ है। सवाल है कि उनके अध्ययन को आम लोगों तक ले जाने के लिए जो पुल चाहिए, वो पुल नहीं बने हैं। अब जैसे नीचे से आप आए होंगे तो सिक्योरिटी वाला बैठा होगा, यहाँ मैं रोमिला थॉपर की किताब पढ़ रहा हूँ, मैं उसको रोमिला थॉपर की किताब नहीं दे सकता, तो उसके लिए मटेरियल एक अलग प्रकार का होगा। तो ये जो तरीका है, हमको अपने अपने तरीके में उस प्रकार से बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि हमारी बात सब लोगों तक पहुंच सके। लोगों के बीच काम करते समय उनसे जुड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जब मैंने शुरू किया था लिखना, पेपर और पेन रहता था, और फिर कंप्यूटर आ गया, तो आईआईटी में काम करने का सौभाग्य ये था कि कंप्यूटर आया, उसके साथ इंटरनेट आई, तो इंटरनेट का उपयोग मैंने तुरंत उसको सीखा। प्रोफेशनल काम के लिए भी ज़रूरी था, इस काम के में बहुत काम में आया। तो इंटरनेट सीखते सीखते यूट्यूब का पता चला, कई लोग यूट्यूब कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सोच वही लगता है कि जैसे मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ, 500-700 लोगों तक पहुँचेगा, यूट्यूब का वीडियो डालो तो 2-3 हज़ार व्यूज़ तो मामूली बात है, लाखों तक व्यूज़ चले जाते हैं। तो मैंने शुरू से ही समहाउ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चालू किया। अभी मैंने गिव अप कर दिया है कि मैं एआई के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया मैं वो वीडियो पे अटक गया हूँ। मौजूदा दौर में हम अफवाहों से कैसे बच सकते हैं? जब तक सच बाहर निकलने के लिए चप्पल पहनता है, तब तक झूठ दुनिया के 4 चक्कर लगा के आ जाता है। वो सेंसेशनलिज्म, एक सनसनीखेज चीज़ें, ये लोगों को ज़्यादा अपील करती हैं, और हमारे अखबारों ने वही फार्मूला अपनाया हुआ है कि उसमें जो ये अफवाहें फैलाई जाती हैं। सबसे बड़ी अफवाह तो थी ना, जब गणपति जी दूध पी रहे थे, वो सबसे बड़ी अफवाह थी। अभी भी कई अफवाहें आती हैं सोशल मीडिया से, फेसबुक से, ट्विटर से। तो एक अच्छी चीज़ है जैसे फैक्ट चेक, ऑल्ट न्यूज़ मेरे ख्याल से उसका नाम है ना, जो फैक्ट चेक पे बहुत काम करता है। ऐसी बहुत सारी संस्थाओं की ज़रूरत है जो जगह जगह जो गलत र्यूमर, अफवाह फैलाई जाती है, उसकी सच्चाई लोगों तक ले जाएं, क्योंकि फैक्ट चेक करना तो आपकी जनरेशन के लोग बड़े इजीली कर सकते हैं उसको, जो बैक ट्रेसिंग से। तो तुरंत किसी प्रकार की ऐसी खतरनाक खबर आती है तो उसके विरोध में फैक्ट चेक की बात
करने के लिए ज़्यादा ग्रुप्स की ज़रूरत है। आपको निरंतर काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, ये सबसे मुश्किल सवाल है। अब अंदर की प्रेरणा जो है वो कैसे बनती है, बहुत मुश्किल सवाल है। हम समाज के बारे में कितना कंसर्न हैं, कितना उसके बारे में हम चिंता करते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है, उस पे आधारित रहता है। अगर हमारे अंदर समाज के बारे में काफ़ी गहरा लगाव है, एक बेहतर समाज के सपने की तरफ हमारा गहरा सोच है, तो ये चलता रहता है। इसमें भी मैं आपको बताऊं, निराशा के दौर भी आते हैं, निराशा के दौर भी आते हैं, और वहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम जो समविचारी लोग हैं, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें। किसी चीज़ से आज मुझे निराशा हो रही है तो आप मुझे संभाल रहे हैं, आपको निराशा हो रही है तो मैं आपको संभाल रहा हूँ। ये हमारा एक सोशल कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है।